दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 20 को लेकर। दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 20 है ना, वो संविधान संशोधन से संबंधित है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो इनसे संबंधित अनुच्छेद 368 है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि भारतीय संविधान का जो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये पॉइंट को नोट करके रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया। तो कौन से देश से लिया गया दोस्तों? वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो संशोधन है ना, वो 3 प्रकार का होता है। पहला संशोधन साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है, मतलब उसमें बस जितने संसद में सदस्य मौजूद है उनमें बस आधे सदस्य अगर ओके कर दिए या आधे या उससे थोड़ा भी आ गए तो वो पास हो जाता है। और इस टाइप में जो संविधान संशोधन है वो भारतीय संविधान का भाग 1 जो राज्यों संबंधित है और भाग 2 जो नागरिकता संबंधित है, इस टाइप इन चीजों में जो प्रावधानों में जो संशोधन होता है वो साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है। अब दोस्तों दूसरे टाइप का जो संशोधन होता है ना, उसमें पूरे संसद के सदस्यों का 2/3 सदस्य होना अनिवार्य होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर इसका मतलब किस भाग में लागू होता है तो ये भारतीय संविधान का जो भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है और भाग 4 जिसमें नीति देशक तत्व है, अगर इनमें अगर परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तब हमको पूरे संसद में मौजूद सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। और दोस्तों तीसरे टाइप का जो संविधान संशोधन है उसमें क्या होता है कि संसद के जितने भी जो सदस्य हैं उनका 2/3 चाहिए और उसके बाद में देश में जो सारे राज्य जितने भी हैं उनमें आधे या आधे से अधिक राज्यों का सहमति आवश्यक होता है। और दोस्तों इस टाइप का संविधान संशोधन संबंधित भाग जो है ना, संविधान का भाग 5 है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इस टाइप के जो भी उपबंध के लिए संशोधन होता है उसके लिए ये तीसरे टाइप का लगता है, जिसमें मैंने आपको लास्ट में क्या बताया कि जो पूरे संसद में उपस्थित सदस्यों का 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान संशोधन कब कब हुए और कौन से नंबर पर क्या हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी जो मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आप उसको अच्छे से नोट करके रखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप मिलान कर लीजिएगा। आप मिलान कर लीजिएगा। अभी तक जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें अच्छे खासे क्वेश्चन फंसे होंगे और यकीन करिए आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे फंसेंगे। तो दोस्तों इस क्रम में हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जो संविधान लागू होने के 1 वर्ष बाद से हो गया। और इसके अंतर्गत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, अक्सर पूछता है कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, या ऐसा पूछ देता है कि पहला जो संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और दोस्तों इसके साथ ही जो धन संबंधी, स्वतंत्रता संबंधी, मौलिक अधिकार संबंधी जो भी व्यवहारिक कठिनाइयां थी उन्हें भी दूर करने के लिए बहुत सारे प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया। तो दोस्तों पहला जो संविधान संशोधन है उसका मुख्य संबंध 9वीं अनुसूची को जोड़े जाने से है। और दोस्तों 9वीं अनुसूची क्या होता है उसमें शॉर्ट में आपको बता दूं, 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय होते हैं ना जिसमें शामिल जो विषय होते हैं उसमें न्यायालय का पुनरावलोकन नहीं हो सकता, मतलब उससे संबंधित जो भी विषय है उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। अब दोस्तों इसके बाद अगर दूसरा संविधान संशोधन 1952 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत एक व्यवस्था किया गया कि 1951 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा का प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है 7वां संविधान संशोधन 1956। दोस्तों भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन में बहुत सारे परिवर्तन किए गए और इसके अंतर्गत अगर प्रमुख परिवर्तनों की बात अगर की जाए तो इसके अंतर्गत सबसे पहला परिवर्तन भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। और दोस्तों पहले जो राज्य थे वो 4 भागों में बटे थे, उनको हटाकर कैंसिल करके राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या था? सामान्य राज्य, दूसरा भाग क्या था? संघ, और तीसरा था केंद्र शासित प्रदेश। और दोस्तों इसके बाद में क्या किया गया कि संविधान संशोधन में 2 और परिवर्तन किए गए। उसमें पहला परिवर्तन एक किया गया दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य होंगे उनके लिए एक राज्यपाल हो सकता है, और अगर राज्यपाल जब तक दोनों राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति रहेगा उनका वेतन और भत्ता कितना दिया जाएगा दोनों राज्यों को मिलाकर
इसका निश्चय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों साथ में भी प्रबंध किया गया कि उस वक्त उच्च न्यायालय हर राज्यों के पास देना संभव नहीं था, इसलिए ये व्यवस्था किया गया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। इसके तहत बहुत सारे 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का 10वां संविधान संशोधन 1961। दोस्तों इसके अंतर्गत पुर्तगाली जो उपनिवेश थे वो दादर और नगर हवेली, इसको भारत में शामिल कर लिया गया। दोस्तों उसके बाद हम लोग आते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962। दोस्तों इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा और दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। दोस्तों आप लोग को याद बता दूं कि गोवा जब हमारे भारत में शामिल हुआ था तो मेन राज्य नहीं था, वो एक केंद्र शासित राज्य था जिसे बाद में प्रमुख राज्य बनाया गया। और दोस्तों उसके बाद आते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962। दोस्तों इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करके जो नागालैंड राज्य है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके पहले नागालैंड राज्य क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। दोस्तों इसके बाद आता है 15वां संविधान संशोधन 1963। दोस्तों इसके अंतर्गत जो राज्यों के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो पहले 60 साल थी उनको बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। दोस्तों 1967 के इस संविधान संशोधन के द्वारा जो सिंधी भाषा को है ना उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करके उसे 15वें भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची की भाषा मान ली गई। और इसके पहले 8वीं अनुसूची में भारत की भाषा प्रमुख 14 थी और 15वीं भाषा सिंधी को शामिल किया गया। दोस्तों इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, वो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो भारतीय संविधान के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ और इसलिए इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहली बात समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही ऐसी स्थिति आ गई कि हमारी लोकसभा का जो कार्यकाल है उसके 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और दोस्तों इसके बाद यह भी प्रावधान किया गया कि अगर लोकसभा से अगर कोई कानून पास होता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा और राज्यसभा से कोई कानून पास होता है तो उसका निर्णय उच्च न्यायालय ही करेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। ये पॉइंट को नोट करके रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 1976 में। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं अगला बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों ये भी संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और संभवतः 42वां संविधान संशोधन के बाद सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का क्रम इसी में आया। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही व्यवस्था की गई कि आपातकाल के लिए जो प्रमुख आधार जिसको आंतरिक अशांति था उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अब आपातकाल लगने का ये आधार नहीं बनेगा कि आंतरिक अशांति बोल दिए, विद्रोह होगा वो भी विद्रोह शस्त्र के साथ कोई हथियारों के साथ करेगा तभी ये माना जाएगा कि आपातकाल लग सकता है। और दोस्तों इसी में जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, मतलब पहले कितना भी पैसा रखो 1978 के पहले आपको कोई नहीं पूछने आएगा, सीधे बोल दो हाँ मेरा पैसा है, मेरा मौलिक अधिकार है, आपको क्या करना है, ईडी फीडी कोई नामो निशान नहीं, बिंदास पैसा रखो, आपको पैसा रखना आपका मौलिक अधिकार था। लेकिन दोस्तों 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत ही व्यवस्था कर दिया गया कि आप पैसे तो रखोगे लेकिन बताना पड़ेगा कि पैसा आया कहां से। तो दोस्तों इसमें जो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया। तो दोस्तों उसी के बाद से ईडी वगैरह जो भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का बात आता है वो छापा वगैरह पड़ना पैसे को लेकर सब 1978 के बाद इसी संविधान संशोधन कारण चालू हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद 44वां संविधान संशोधन एक और प्रबंध किया गया जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया गया था ना, फिर से 6 से 5 कर दिया गया। अब दोस्तों उसके बाद आते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985।
दोस्तों ये भी भारतीय संविधान के में बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसके तहत दोस्तों दल विदल को जो कानून को ना सीरियसली लिया गया और उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। दोस्तों इसके तहत अगर कोई भी अगर सांसद या विधायक कोई भी है, कोई भी नेता है, अगर अपने दल से बाहर जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें नियम, शुरू में नियम रखा गया कि 1/3 सदस्य अगर अलग होंगे एक साथ तो उन्हें इसके अंतर्गत दल बदल कानून के अंतर्गत तो नहीं आएगा, उनको पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बाद में इस बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे थे तो फिर 1/3 को बढ़ाकर 2/3 सदस्यों का दल बदल कानून से मुक्त रहने के लिए प्रावधान कर दिया गया। मतलब कि दोस्तों अगर कोई भी दल से अगर 2/3 सदस्य छोड़ के दल को जाते हैं ना तो दल बदल कानून के अंतर्गत वो कार्रवाई के पात्र नहीं होंगे। दोस्तों इसके बाद आते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। दोस्तों इसके अंतर्गत जो भी लोकसभा, विधानसभा, हर प्रकार का चुनाव में कोई भी चुनाव हो उसमें जो वयस्क मताधिकारी के लिए जो आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब दोस्तों 1989 के संशोधन के द्वारा अब या उसके बाद जितने भी जो लोग थे उनका मतदान की आयु 18 वर्ष कर दिया गया और इसके पहले सब लोग 21 वर्ष से पहले वोट नहीं डाल सकते थे। दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं 65वां संविधान संशोधन 1990। दोस्तों इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 को संशोधित करके अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। दोस्तों ये भी अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे अपने दिमाग में रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं 69वां संविधान संशोधन, मतलब 69 नंबर का संविधान संशोधन 1991। दोस्तों इसके तहत दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी की बात की गई और दिल्ली को एक स्वतंत्र रूप से एक केंद्र शासित राज्य माना गया और इसके लिए विधानसभा की स्थापना की गई और मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993। दोस्तों इसके अंतर्गत जो भी पंचायती राज थी, पहले उन इनफॉर्मल चुनाव होता था, मतलब चला तो चला नहीं तो चलने दो, कोई कानूनी वैधता उसकी नहीं थी, न संवैधानिक वैधता थी। लेकिन दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज एक संवैधानिक संस्था हो गया और उसका जो भी चुनाव होगा वो उतना ही अनिवार्य हो गया जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। तो दोस्तों इस तरीके से 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को एक बहुत मजबूत, टिकाऊ और संवैधानिक दर्जा दे दिया। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन में जैसे कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज था, वैसे 74वां संविधान संशोधन में जो नगरीय जो निकाय का जो चुनाव है वो सब की व्यवस्था की गई, जैसे कि पार्षद हो गए, महापौर हो गए, ये सब चीजों का चुनाव 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब अगला आता है 91वां संविधान संशोधन 2003। दोस्तों इसके अंतर्गत जो मंत्रिमंडल का जो आकार है ना वो फिक्स कर दिया गया, कुछ भी कितने भी मंत्री आप नहीं बना सकते। दोस्तों भारतीय संविधान के इस संशोधन के द्वारा निश्चित कर दिया गया कि मंत्रियों की संख्या जितने भी जो लोकसभा या विधानसभा के सदस्य है उनके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। हालांकि ऐसे राज्यों को छूट दी गई जहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा कम थी, बाकी सब जगह 15% एकदम निश्चित कर दिया गया। अब दोस्तों इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 93वां संविधान संशोधन 2006। दोस्तों इसके तहत शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब दोस्तों हम लोग आते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019। दोस्तों इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। और दोस्तों इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन जो सदस्यों को जो आरक्षण मिलता था उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं अगला प्रमुख संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन 2021। दोस्तों इसके द्वारा निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनको अधिसूचित कर सकती है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अंतिम महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन 106वां संवैधानिक संशोधन 2023। दोस्तों इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण का प्रावधान संबंधी प्रस्ताव लाया गया। तो दोस्तों इस तरीके से जितना मैंने आपको संशोधन बताया आप उसको नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, लिख लीजिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी साबित होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।